डीडीसी का वर्तमान में प्रकाशन ओसीएलसी द्वारा किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है? 1988 से किया जा रहा है। इससे पहले स्वामित्व लेक प्लेसिड क्लब के पास था। डीडीसी का स्वामित्व तो समय समय पे बदलता रहा है। पहले मेलवी डेवी के पास था, फिर लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था उन्होंने स्थापित किया, उसके फिर लेक प्लेसिड क्लब के पास, उसके बाद फॉरेस्ट क्लब के पास गया और फॉरेस्ट क्लब के बाद तो इससे पहले जो अभी जो डीडीसी का ओसीएलसी से पहले किसके पास था? फॉरेस्ट प्रेस के पास था। फॉरेस्ट प्रेस के पास इसकी थी, लेकिन सर्वाधिक समय अगर इससे पहले की बात की जाए ओसीएलसी से पहले तो लेक प्लेसिड क्लब के पास रहा है। डीडीसी जो है हैरिस के ज्ञान वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ था हैरिस का ज्ञान वर्गीकरण पद्धति। और हैरिस का ज्ञान वर्गीकरण पद्धति फ्रांसिस बेकन के ज्ञान अभिगम पर आधारित है। फ्रांसिस बेकन के फिलॉसफी पर आधारित है। तो डीडीसी सीधे सीधे तौर पे हैरिस और बेकन दोनों के ज्ञान वर्गीकरण फिलॉसफी पर आधारित है। डीडीसी का जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 पर। माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक वर्गीकरण जो होता है डेप्थ क्लासिफिकेशन, ये भी एग्जाम में पूछा गया। ये सब जो प्रश्न है सीधे सीधे पूछे गए प्रश्न है। माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक वर्गीकरण क्या है? डेप्थ क्लासिफिकेशन। लेटेंट फैसेट का अर्थ होता है छिपा पक्ष। क्लासिफिकेशन में जो छिपा पक्ष होता है उसको कहते हैं लेटेंट फैसेट। लेटेंट फैसेट यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लेटेंट फैसेट का अर्थ क्या है? छिपा हुआ पक्ष। ऑन्टोलॉजी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट पर आधारित जो सूचना होता है उसका वर्गीकरण। इंफॉर्मेशन लिटरेसी सब सर्वप्रथम 1974 में पॉल जोरकोस्की द्वारा इस शब्द की रचना की गई थी। 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्कोनुल द्वारा कब आया था? 1999 में। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था? कैल्विन मुर्स द्वारा। ये सब एग्जाम में पूछा गया, सीधे सीधे पूछा गया प्रश्न है, वहीं से ये यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का कैल्विन मुर्स द्वारा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप सिलिप से संबंधित है। एएलए का वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान वाला तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम फिर से इसको अपडेट करेंगे। मार्क सेकेंड का प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल बुक ईयर कब मनाया गया था? यूनेस्को द्वारा मनाया गया था 1972 में। इसका थीम था बुक्स फॉर ऑल। बुक्स फॉर ऑल। एसएलए का टैगलाइन क्या है? एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। एजलिप का टैगलाइन क्या है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। यूनेस्को का टैगलाइन क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है? यह भी एग्जाम में पूछा गया। किससे संबंधित है? लीडरशिप से संबंधित है। पाथ गोल थ्योरी किसने, इस सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट हाउस द्वारा दिया गया सिद्धांत है। कब दिया था? 1971 में दिया था। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ब्लेज का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लेज का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी की सेवा है। जो किसकी सेवा है? ब्रिटिश लाइब्रेरी की जो सेवा है। एएलए द्वारा का है प्रोग्राम आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। यह क्या है? यह रेफरेंस सर्विस है। यह रेफरेंस सर्विस है। किसके द्वारा प्रदान किया जाने वाली सेवा है? एएलए द्वारा। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग एक रेफरेंस सर्विस है। शोध गंगोत्री एक प्रकार का रिसर्च इन प्रोग्रेस का उदाहरण है। पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित 8 सेंट्रल वैल्यू, 8 केंद्रीय मूल्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गोरमन द्वारा प्रतिपादित किया गया। 8 सेंट्रल वैल्यू प्रोग्राम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गोरमन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित 7 लैंप जो है, 7 लैंप सप्त जो दीप अवधारणा दिया गया था, आरएल मित्तल द्वारा दिया गया था। और उनकी पुस्तक थी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उस पुस्तक में उन्होंने 7 लैंप अवधारणा दिया था। पुस्तक है 7 लैंप ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल सिद्धांत जो दिया था आर मित्तल ने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में दिया था। उस पुस्तक का फॉरवर्ड किसने लिखा था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखा गया था। एएससीईआरटी का जो नवीनतम स्वरूप अब क्या है? आरडीए है। आरडीए जो कि 2010 में आया था। इसमें 10 सेक्शन है। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 1985 में ये
प्रादुर्भाव आविर्भाव इसका हुआ था, जो कि यूएस नेवी द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो मुख्य रूप से जिस व्यक्ति ने यूएस नेवी में जो इम्प्लीमेंट तो ठीक हुआ, लेकिन मुख्य रूप से जिस व्यक्ति ने योगदान दिया था वह थे डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग द्वारा 1995 में INV 2 भागों में व्यवस्थित किया जाता है। INV कितने भागों में व्यवस्थित किया जाता है? INV को 2 भागों में व्यवस्थित किया जाता है। 2 जनरल और गवर्नमेंट पब्लिकेशन में व्यवस्थित है। जनरल और गवर्नमेंट पब्लिकेशन में व्यवस्थित है। INV में जर्नल के प्रथम संस्करण को भी शामिल किया जाता है। सभी संस्करण को ने प्रथम वर्गीकार किसे कहा जाता है? EC रिचर्डसन को कहा जाता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का प्रतिपादन किसने किया था? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का प्रतिपादन सिद्धांत का बेसमैन द्वारा किया गया था। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिद्धांत का प्रतिपादन बेसमैन द्वारा किया जाता है। इंस्पैक क्या है? इंस्पैक एक सारांशीकरण सेवा है जो कि 1967 से शुरू किया गया था। इंस्पैक सीधे शब्दों में एक सारांशीकरण सेवा है, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, जो कि 1967 में शुरू किया गया था। इसके बाद इंडेक्सिंग डेटाबेस IET, यह जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो डेटाबेस है, मतलब ये सीधी जो है ये एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सेंडॉक क्या है? सेंडॉक जो संस्था है स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लघु उद्योग से जुड़ा होता है। इस जो हैदराबाद में इसका मुख्यालय कब से यह स्थापित हुआ था? 1970 में। मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया, ये वर्ड मिस्टेक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंसाइक्लोपीडिया का ऑनलाइन एडिशन क्या कहलाता है? एक्सेस साइंस, हम लोगों ने अभी देखा है। मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम जो है मैग्रो हिल साइंस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है? एक्सेस साइंस कहलाता है। जब 70% से ज़्यादा आर्द्रता हो जाए तो फंगस बढ़ने लगता है, या 70 को सुधार लीजिए, 40% कर लीजिए। 40% से जब आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्रंथ संजीवनी किसकी सेवा है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ग्रंथ संजीवनी किसकी सेवा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का प्रयास है। एशियाटिक सोसाइटी का मुंबई का प्रयास, जिसमें दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटल संग्रह प्रस्तुत किया जाता है। यह किसका प्रयास है? एशियाटिक सोसाइटी का, जिसमें दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटल संग्रह है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसका प्रयास है? NIT कालीकट का प्रयास है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसका प्रयास है? NIT कालीकट का प्रयास है। लिसा की आवृत्ति क्या है? मंथली। और यह उत्पाद किसका है? स्लिप का उत्पाद है। द्वारा किसके प्रदान किया जाता है? प्रोक्वेस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और स्लिप और बेकर एंड शोर दोनों द्वारा मिलकर इसका उत्पाद, इसको मतलब इसका योगदान दिया जाता है, मिलके बनाया जा रहा है, जिसको प्रोक्वेस्ट द्वारा डाटाबेस पर ये प्रदान किया जाता है। रेमिफिकेशन का अर्थ होता है एक विषय के क्षेत्र का पुनः विभाजन। जब कोई पुस्तक किसी भी विषय का विभाजन किया जाता है, फिर उपविभाजन, पुनः उपविभाजन, इस तरह जो किया जाता है उसका क्या नाम है? रेमिफिकेशन। रेगी यहाँ लिखा हुआ, गा को मो कर लीजिएगा। रेमिफिकेशन। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था एनियक द्वारा बनाया गया था, जो कि एकर्ट और मैकले का प्रयास था। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर की बात किया जाए तो 1951 में यूनिवैक था, जो कि एकर्ट और मैकले द्वारा निर्मित किया गया था।